This is Nandita Kohli, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department from TSDC, Institute of Hydropower Engineering and Technology, Tigri Garhwal, Uttarakhand. Today we are going to discuss about cut sets and cut vertex, which comprises Unit 3 of graph theory. So moving on. So going on to the content, we will be discussing about cut set, the properties of a cut set, along with fundamental cut sets, edge connectivity, vertex connectivity, separable graph and assignments. And here also I want to highlight that the assignments are at the mid of the videos, they are not at the end of the video. So in order to get your assignments, you have to serve through entire video. So moving on to the content, which is cut set. In a connected graph G, a cut set is a set of edges whose removal from G leaves G disconnected, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ ये बोलता है कि उसमें कंडीशन ये है कि removal of no proper subset of these edges disconnects graph G. सो बेसिकली यहाँ पे कट सेट आपको बस इतना सा बोल रहा है कि आपको कुछ सेट ऑफ एजेस रिमूव करनी है जिससे आपका जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है. एंड हेयर यू आई वांट टू हाईलाइट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो डिस्कनेक्शन है ग्राफ का, दैट शुड ओनली डिस्कनेक्ट ग्राफ इनटू टू हाफ्स, ठीक है. दो हिस्सों से ज़्यादा डिवीजन नहीं होना चाहिए ग्राफ का. सो जो भी आपका डिस्कनेक्शन है वो उस तरीके से होना चाहिए कि आप जिन भी एजेस को रिमूव करेंगे उस रिमूवल से आपका जो ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ, वो दो हिस्सों में बट जाए, ठीक है. और जो सेकंड वाली इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब जो कंडीशन है, दैट इज़ रिमूवल ऑफ नो प्रॉपर सबसेट. ये वाली प्रॉपर्टी अभी हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बिकॉज ऐसे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है. सो मूविंग ऑन to the example, here I have taken a graph where I have 6 vertices v1 to v6 and all the edges are labeled using alphabets. Okay, so यहाँ पे हमें बोला है कि आपको इस वाले ग्राफ का कट सेट फाइंड करना है, ठीक है. तो हमने क्या बोला था कि हमें कुछ एजेस इस तरीके से रिमूव करनी है कि उससे ग्राफ दो हिस्सों में बट जाए, ठीक है. सो वी विल सी वन ऑफ द कट सेट. यहाँ पे अगर मैं एज ए सी डी और एफ को अगर मैं काट देती हूँ तो उससे मेरा जो ग्राफ है वो दो हिस्सों में बट जाएगा, है ना. एक तो मेरा v1 v2 v6 एक तरफ हो जाएगा और जो दूसरा है v4 v3 v5 वो एक तरफ हो जाएगा, ठीक है. सो इन दिस सिनेरियो वी कैन से दैट the set of edges a c d f is a cut set. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन एजेस को रिमूव करने से हमारा कौन सा जो डिस्कनेक्शन हुआ किस तरीके से हुआ है कि हमारा एक पार्ट राइट हैंड साइड में चला गया और एक पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो गया है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नोटिस करने की यहाँ पे वो ये है कि जो डिवीजन हुआ है एक ग्राफ का वो सिर्फ और सिर्फ दो हिस्सों में ही हुआ है, ठीक है. सो दिस इज यूजिंग द कट सेट ए सी डी एफ. फाइन. सो नाउ अ क्वेश्चन राइज कि क्या आपका एक ग्राफ में एक से ज़्यादा कट सेट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ तो हमने सिर्फ एक कट सेट की बात करी है. और अगर हो सकते हैं तो हम मतलब कैसे बोलेंगे कि कितने कट सेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली. यहाँ पे हम लोग ने 1 2 3 4 5 आपके 5 कट सेट्स जो हैं ये आपके हमने यहाँ पे डिफाइन करे हैं, ठीक है. दीज आर द 5 कट सेट्स. अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देख सकते हैं कि एक तो हमने ए सी डी एफ ले रखा है, एक हमने ले रखा है ए बी जी, एक है हमारा ए बी ई एफ, एक है हमारा एच डी एफ और एक है हमारा के. तो ये सारे के सारे हमारे क्या है कट सेट्स हैं कि अगर इनमें से हम कोई भी एक सेट लेते हैं जिसका रिमूव करने के लिए तो वो अपने आप में केपेबल है ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, ठीक है. सो दीज आर द वेरियस कट सेट्स अवेलेबल इन दिस ग्राफ. यू मे फाइंड मेनी मोर. ओके, दीज आर द सैम्पल कट सेट्स दैट आई हैव हाईलाइटेड. आप इसके अलावा और भी कट सेट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज रिलेटेड टू कट सेट का जो हमारा सेकेंड वाली डेफिनेशन रह गई थी समझाने के लिए, दैट वाज कि रिमूवल ऑफ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ दीज एजेस डिस्कनेक्ट जी. इसका क्या मतलब है. यहाँ पे जो प्रॉपर सबसेट है इट माइट कंफ्यूज यू
क्योंकि अभी तक जो हमारा था कि किसी भी एज को रिमूव करने से आपका कट सेट बन जा रहा है, वो सबको आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारा उससे मतलब है। बट जो सेकंड इसके सेंटेंस था वो अभी भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है अंडरस्टैंडिंग में, तो मैं उसको अब हाईलाइट करूँगी। वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक कट सेट लिया था ACDF। ओके, अगर मैंने ACDF कट सेट लिया है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने ACH एक कट सेट ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इस एज को इन एजेस को रिमूव करूँगी तो मेरा ग्राफ दो हिस्सों में कट सकता है। इसी के साथ साथ अगर सपोज मैंने एक कट सेट ले लिया ACHD, दिस विल नॉट बी अ कट सेट, क्योंकि इससे हमारी एजेस तो रिमूव होंगी लेकिन वो हमारी मिनिमल एज नहीं होगी किसी भी ग्राफ को डिस्कनेक्ट करने के लिए। मतलब ACDF में अपने आप में उसके अंदर एक कट सेट छुपा हुआ है विच इज़ ACH। अगर हम ACH को रिमूव कर देंगे तो भी हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी विल से कि ACHD इज़ नॉट अ कट सेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जर्व करने की वो ये है कि जब भी आप किसी सेट ऑफ एजेस को लेते हैं एज अ कट सेट, तो वो आपकी मिनिमम एजेस होनी चाहिए, ठीक है। यू विल नॉट ऐड एडिशनल एजेस। आप उन्हीं एज को लेंगे आप उन्हीं एजेस को लेंगे जिनके रिमूवल से आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा इनटू टू हाफ्स। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। सो मूविंग ऑन टू दिस स्लाइड वेयर अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द प्रॉपर सबसेट, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप जो एजेस ले रहे हैं वो मिनिमम एजेस लेंगे, ठीक है। अगर आपका 3 एजेस से कोई भी ग्राफ कट सकता है, डिवाइड हो सकता है दो पार्ट में, तो आप उसमें एडिशनली दो और या एक और एज को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। आप वो सिर्फ 3 एजेस ही लेंगे एज अ कट सेट। तो इस चीज़ की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम ये बोलेंगे कि कट सेट को हम मिनिमल कट सेट या प्रॉपर कट सेट या सिंगल कट सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दीज आर द अदर नेम्स ऑफ कट सेट। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रॉपर कट सेट क्या है या सिंगल कट सेट क्या है या मिनिमल कट सेट क्या है, तो भी आपको कट सेट की ही डेफिनेशन देनी है। ओके, सो एक चीज़ और हमने, जैसे कि मैंने जो इससे पहले वाला कि आपको जो लेक्चर दिया था रिगार्डिंग ट्रीज, उससे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रैंक और नलिटी के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने रैंक को डिफाइन किया था कि रैंक में आप क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस नंबर ऑफ कंपोनेंट, राइट। तो अगर आप मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आप विजुलाइज करिए कि अगर आपने एक ग्राफ को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, और उसके कंपोनेंट अब क्या हो जाएंगे, पहले सपोज एक कंपोनेंट था क्योंकि वो कनेक्टेड ग्राफ था, अब जब आपने उसको दो हिस्सों में बांट दिया तो हाउ मेनी कंपोनेंट इट विल हैव नाउ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसके वजह से जो आपकी रैंक होगी वो हमेशा एक, जितनी सपोज 5 रैंक थी, अब उसके वजह से आपकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट रिड्यूस जाएगी, नाउ द रैंक विल बिकम 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ बोली है कि मिनिमल सेट ऑफ एजेस इन अ कनेक्टेड ग्राफ जी, जिनके रिमूवल से आपकी जो रैंक ऑफ अ ग्राफ है वो रिड्यूस हो जाती है बाय वैल्यू 1, वो आपका कट सेट कहलाएगा, ठीक है। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ कट सेट। So going on to the properties of a cut set, we have various properties of cut set, like every cut set in a connected graph G must contain at least one branch of every spanning tree of G. Okay. The second is, in a connected graph G, any minimal set of edges containing at least one branch of every spanning tree of G is a cut set. ये actually एक ही चीज़ को दो तरीके से ने बोला है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे। The third is, every cut set has an even number of edges in common with any cut set. तो यहाँ पे जो आपकी जो फर्स्ट और सेकंड जो प्रॉपर्टी है विच इज़ रिलेटेड टू स्पैनिंग ट्री एंड ब्रांचेस, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हम अभी आगे एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस स्टेटमेंट वांट टू कन्वे। ओके, सो मूविंग एंड द थर्ड जो आपका थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, दैट एवरी सर्किट हैज़ एन इवन नंबर ऑफ एजेस इन कॉमन विद एनी कट सेट। दिस इज लेफ्ट अपॉन यू एज एन असाइनमेंट कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी क्या करनी है, प्रूव करनी है। ओके, सो दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1। मूविंग ऑन टू द फंडामेंटल कट सेट। फंडामेंटल कट सेट क्या, हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर स्लाइड थे रिलेटेड टू स्पैनिंग ट्रीज जो मैंने आपको दी थी, उससे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था विच वॉज फंडामेंटल सर्किट। तो उस पर हम क्या करते थे, और मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि जब भी आप किसी ग्राफ से एक स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो जो उसमें एजेस होंगे इनको क्या कहेंगे,
क्या कहेंगे, उन एजेस को हम ब्रांचेस कहेंगे। ओके, और जो एजेस नहीं हैं उसमें हमारे ट्री में, उनको क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हमेशा याद रखना कि जैसे एक पेड़ में ब्रांच होती है, वैसे ही जो जो एजेस आपके स्पैनिंग ट्री में आएंगी उन एजेस को हम ब्रांच कहेंगे, और जो पेड़ में का हिस्सा नहीं है उनको आप कॉर्ड कहेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो अब वो चीज़ थोड़ा रिकॉल करिए, फंडामेंटल सर्किट और ये स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट, और अब आप यहाँ पे इस वाले लेक्चर स्लाइड में आए। और अगर आपको अभी भी इन टॉपिक्स पे कन्फ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यूनिट 2 की जो मैंने आपको स्लाइड दी है, यूनिट 2 पार्ट 2 वाली, हाँ राइट, यूनिट 2 पार्ट 2 जो स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड मैंने आपको लेक्चर अपलोड किया था कल, आप उस लेक्चर को ज़रूर एक बार देखें, तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सो हेयर इफ़ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल सर्किट, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जब भी हम फंडामेंटल सर्किट बनाना चाहते हैं, नॉट सर्किट, जब भी हम फंडामेंटल कट सेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक किसी भी गिवन ग्राफ का जिसका हमें फंडामेंटल कट सेट निकालना है, हमें उसका एक स्पैनिंग ट्री बनाना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जब आप उसका स्पैनिंग ट्री बना देंगे तो अब आपको बस इतना सा करना है कि आपके कट सेट में एटलीस्ट एग्जैक्टली एक ब्रांच होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ब्रांच ले ली और उसके साथ आपने एक या दो कॉर्ड ले ली जिससे आपका ग्राफ दो हिस्सों में बट जाए। दैट इज अ फंडामेंटल कट सेट। इसी की वजह से इस कट सेट को हम बेसिक कट सेट भी बोलते हैं। फाइन। सो अगर यहाँ पे अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कैसे हम ब्रांच ले रहे हैं, कैसे हम कॉर्ड को लेकर एक कट सेट बना रहे हैं, तो ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल समझाऊंगी जो इस तरीके से है। जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ ले लिया है जिसमें हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं, और फिर से जो हमने एजेस है वो हमने अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करी है। अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पूरा का पूरा ग्राफ रेड पेन से बनाया है, और जो इसमें ब्लू मैंने लाइन खींची है दैट इज एक्चुअली अ स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, और जो मैंने इसमें ब्लैक से डॉटेड आर्क्स खींची हैं या लाइंस खींची हैं डॉटेड, वो आपका एक कट सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जब भी आप किसी ग्राफ में आप ये बताते हैं कि कितने कट सेट है या कौन सा कट सेट है, तो आप उसको इसी तरीके से डॉटेड लाइन से सिग्निफाई करेंगे। फाइन। सो मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल कट सेट। अब आपने क्या किया, सबसे पहले ग्राफ दिया था उसका आपने एक क्या बना लिया, स्पैनिंग ट्री बना लिया। स्पैनिंग ट्री बनाने के साथ साथ आपने उसमें कॉर्ड्स भी ऐड कर दिए। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको कट सेट लेना है उसमें आपको इस तरीके से कट सेट लेना है, मतलब इस तरीके से सेट ऑफ एजेस लेनी है कि हर सेट में आपकी एक ब्रांच आनी चाहिए। ओके, ओनली वन ब्रांच आनी चाहिए। जैसे हमारी बी एक ब्रांच थी तो मैंने उसके साथ एक कॉर्ड ले ली ए एंड बी। नाउ ए एंड बी इज अ कट सेट। ओके, सो ये किस टाइप का कट सेट होगा, ये आपका फंडामेंटल कट सेट होगा। सिमिलरली अगर मैंने एक सी जो मेरी ब्रांच थी उसको लेके मैंने एक कट सेट बनाया है ए सी डी, तो ये भी मेरा एक कट सेट है अपने आप में जो मेरे ग्राफ को दो हिस्सों में बांट सकता है। यहाँ पे आप नोटिस करिए कि आप नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांचेस आपके एक सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। ओके, so this is the concept of fundamental cut set, and you can make as many cut set as you want. Okay, there is no limitation कि आप कितने कट सेट और कितने फंडामेंटल कट सेट्स बना सकते हैं। फाइन। सो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जैसे एजेस हैं बी सी ई एफ, अगर आप बी सी ई एफ को काट देते हैं तो ये भी ग्राफ को दो हिस्सों में डिस्कनेक्ट कर सकता है। तो आपका बी सी ई एफ एक कट सेट हो सकता है, लेकिन इट विल नॉट बी योर फंडामेंटल कट सेट, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एजेस हैं उनमें तीन आपकी ब्रांच आ गई है और एक आपकी कॉर्ड है, विच इज़ रॉन्ग। आपकी ब्रांच सिर्फ एक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है फंडामेंटल कट सेट और कट सेट के बीच में। ओके, अ कट सेट कैन बी जो फंडामेंटल कट सेट है वो अपने आप में एक कट सेट है, पर सारे के सारे कट सेट्स आपके फंडामेंटल कट सेट होंगे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो मूविंग ऑन टू एज कनेक्टिविटी। एज कनेक्टिविटी क्या कहती है कि जैसे हमने एक कट सेट लिया, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे लिया था ए सी डी एफ, तो उसमें आप कितनी एज थी, चार एज थी। कौन कौन सी एजेस थी, ए थी, सी था, डी था, एफ था, चार एजेस थी। तो उस कट सेट में हमारा नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 4।
अब आपने क्या बोला कि सपोज मैंने ग्राफ में 5 कट सेट डिफाइन कर लिए, जैसे मैंने फर्स्ट वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने 5 कट सेट्स लिए थे, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे कट सेट्स में नंबर ऑफ एजेस वेरी कर रही थी, बस सबसे छोटा कट सेट कौन सा था जिसमें सिर्फ एक एज थी विच वॉज के, राइट। तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एज कितनी थी, 1 थी। तो उन पांचों के पांचों कट सेट में से जो मैंने एक ऐसा सेट उठाया जिसमें नंबर ऑफ एजेस मिनिमम है, दैट विल बी एक्चुअली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एज कनेक्टिविटी। मतलब इसमें हमको क्या करना है कि जो नंबर ऑफ एजेस है, नंबर ऑफ एजेस जो आपका स्मॉलेस्ट कट सेट में होंगी वो आपका डिफाइन करेगा कि आपके ग्राफ की एज कनेक्टिविटी कितनी है, ठीक है। सो जो हमारा पहले वाला ग्राफ था उसकी एज कनेक्टिविटी कितनी थी, उसकी एज कनेक्टिविटी आपकी 1 होगी, बिकॉज आप अगर सिर्फ और सिर्फ एज के को रिमूव कर देंगे तो आपका ग्राफ 2 हिस्सों में बट सकता है, एंड दैट वाज द मिनिमल कट सेट इन ऑल द कट सेट्स दैट वी हैव फाउंड, राइट। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे आप, फिर मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे कि जब हमने बोला था कि रैंक 1 से रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो एज कनेक्टिविटी भी आपका वही करेगी। तो बस आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दिया मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे छोटा कट सेट लेना है जिसमें सबसे छोटी नंबर ऑफ एजेस है, जिसके रिमूवल से आपका ग्राफ 2 में बढ़ जाएगा। जब ग्राफ 2 में बढ़ जाएगा तो आपकी रैंक ऑटोमेटिकली एक स्टेप कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्री का कॉन्सेप्ट है कि हम एज कनेक्टिविटी और वर्टेक्स कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है दैट इज़ ऑल्सो सेम, बट जैसे कि आपने एज कनेक्टिविटी में नंबर ऑफ एजेस की बात करी है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी में आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात करेंगे। सो वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज सिंपली द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ स्मॉलेस्ट कट सेट, ठीक है, जिनके रिमूवल से आपके ग्राफ 2 हिस्सों में बट जाए, दैट इज योर वर्टेक्स कनेक्टिविटी, राइट। सो अगर हम ट्री की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोलता कि ट्री हमेशा रूटेड होता है, सर्किटलेस होता है, तो उस केस में अगर आप एज कनेक्टिविटी और वर्टेक्स कनेक्टिविटी की बात करें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। क्यों होगी, दिस इज अगेन लेफ्ट अपॉन यू। सो दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1, दैट इन अ ट्री every vertex is a cut vertex, justify the claim, okay। so this is actually जब आप ये चीज़ justify करेंगे, this justification will also hold true for these two claims की edge connectivity of tree is 1 and vertex connectivity of tree is 1, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूव करना है कि एज कनेक्टिविटी किसी ट्री की 1 है, इसको प्रूव करो, या वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 है, इसको प्रूव करो, तो भी आप इसी का आंसर देंगे, फाइन। सो दिस इज एक्चुअली असाइनमेंट नंबर 2। जो पहला असाइनमेंट है वो आपका कट सेट की जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको प्रूव करना है। सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन आपका ये है जिसमें आपको बताना है कि इन अ ट्री एवरी वर्टेक्स इज अ कट वर्टेक्स एंड जस्टिफाई द क्लेम। मूविंग ऑन टू द सेपरेबल ग्राफ। सेपरेबल ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें आपकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी कितनी होती है, 1 होती है। मतलब अगर आपका एक वर्टेक्स के रिमूवल से आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है इनटू 2 हाफ्स, वो आपका सेपरेबल ग्राफ कहलाएंगे। और जो ग्राफ ऐसे नहीं होंगे, इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेंगे, वो आपके नॉन सेपरेबल ग्राफ कहलाएंगे, ओके। सो मूविंग ऑन टू द आर्टिकुलेशन पॉइंट, इसमें सिर्फ ये है कि जो आपका सेपरेबल ग्राफ है वो जिस वर्टेक्स को डिस्कनेक्ट करने से आपका ग्राफ 2 हिस्सों में बट जा रहा है, वो वर्टेक्स आपके क्या कहलाएंगे, या तो कट वर्टेक्स कहलाएगा, या तो कट नोड कहलाएगा, या तो वो आर्टिकुलेशन पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। बेसिकली जिस पॉइंट से आपका ग्राफ 2 हिस्सों में बट जाए, दैट इज योर आर्टिकुलेशन पॉइंट। ग्राफ, the Euler formula, sum of the calories related to Euler formula. We will discuss about planarity test and dual graphs, okay। So moving on to the content, what is a planar graph? जब भी हम किसी भी ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ करें जैसे कि वो एक प्लेन पे रखा हो, सो प्लेन पे रखा हो को कैसे समझेंगे आप, कि उस वाले ग्राफ में कोई भी क्रॉसिंग्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम किसी ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर पाए कि 2 एजेस सिर्फ और सिर्फ तभी मिले जब वो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, देयर शुड बी नो इंटरसेक्शन, ठीक है। किसी भी 2 एजेस का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर एबल टू ड्रॉ आर ग्राफ इन सच अ वे, देन ओनली जो ग्राफ होगा वो हमारा प्लेन ड्राइंग कहलाएगा उस पर्टिकुलर ग्राफ जी की, और उस टाइप के ग्राफ को हम प्लेनर ग्राफ कहेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू दिस एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमने एक K4 ग्राफ लिया है
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक हमारी क्या है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो इसको मैं बोल रही हूँ कि ये जो मेरा इंटरसेक्शन है दिस इज अ प्लेनर ग्राफ। क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको, जो इसमें एक एज है उसको मैं इन 3 वे से रिप्रेजेंट करूंगी तो वो इंटरसेक्शन नहीं होगा। सो व्हाट आर द 3 वेज ऑफ मेकिंग दिस K4 टू रिप्रेजेंट दिस K4 एज अ प्लेनर ग्राफ? यहाँ पे हमें 3 तरीके दिखा रखे हैं। पहला है जिसमें हमने 4 वर्टेक्सेस को एज इट इज लिया है और जो एक लाइन हमारी क्रॉस कर रही है उसको हमने बाहर से एक आउटर लूप की तरह ले लिया है। दिस इज द फर्स्ट वे। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारी फोर्थ वर्टेक्स थी उसको हमने अंदर कर लिया है और बाकी की सारी एजेस की जो जॉइनिंग्स है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। दिस इज द सेकंड वे टू रिप्रेजेंट दिस K4 एज अ प्लेनर ग्राफ। द थर्ड वे इज लाइक दिस, ओके। सो इन दिस मैनर यू कैन रिप्रेजेंट एनी ऑफ द ग्राफ एज अ प्लेनर ग्राफ, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें कोई भी आपका इंटरसेक्टिंग एज नहीं होना चाहिए, ओके। Moving on to the graph K33. So why we are putting our emphasis on K33 graph? Because you will learn this in further slides, but यहाँ पे हमने example इसलिए लिया है क्योंकि K33 from the point of view of planar and non planar ये काफ़ी important होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि K13 में हमारे पास क्या है, 3 वर्टेक्स हैं और उनकी ज्वाइनिंग कितनी है, एक एक ज्वाइनिंग है। वट ये मैंने आपको उसने बताया कि K13 का मतलब क्या है। जैसे K3 में आपने एक कंप्लीट ग्राफ ले लिया, मैं एक कंप्लीट ग्राफ ले लिया है। K23 मतलब आपके पास 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है, एंड उनके साथ आपकी क्या होगा, उन 3 वर्टेक्स की आपकी जॉइनिंग कितने वर्टेक्स से होगी, 2 वर्टेक्स से होगी। एक्चुअली व्हेन वी से 1 3 2 3 3 3 दिस इज देयर अ कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर व्हिच इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ। So K13 is a bipartite graph, K23 is a bipartite graph, while K33 is a bipartite graph. Here I assume that you all know what is a bipartite graph, and if you don't know, this is a request that please pause your lecture here and go and search what is a bipartite graph. Along with that, this is assignment question number 1 where you have to you have to make a note about bipartite graph, okay, like what is a bipartite graph, how it is represented, like this, okay. So this is your first assignment. So यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि K13 में आप क्या करेंगे, 3 आपके वर्टेक्स होंगे जो आपके एक वर्टेक्स से ज्वाइन होंगे, समझ गए। K23 में क्या होगा, 3 वर्टेक्स होंगे जो आपके 2 वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे, तो हर वर्टेक्स का उन वर्टेक्स से ज्वाइनिंग होनी चाहिए। सो अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो जब भी हम K33 में आएंगे, दैट मीन्स ईच ऑफ द 3 वर्टेक्स आर जॉइंड विद द न्यू 3 वर्टेसेस, तो आपका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, कंप्लीटली कनेक्टेड बनेगा। तो अगर आपका ग्राफ कंप्लीटली कनेक्टेड बनेगा तो उस केस में क्या होगा कि कोई ना कोई एज ऐसी ज़रूर होगी जो आपकी इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी। सो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि K33 इज नॉट अ प्लेनर ग्राफ, ओके। सो मूविंग ऑन टू, and one more thing here, we have represented K5, K4 तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल में बता ही चुकी हूँ, ठीक है। K5 भी एक ऐसा ग्राफ है जो हमारा प्लेनर नहीं होता है। सो इंटायर ऑफ द ग्राफ थ्योरी वेयर वी विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ग्राफ हमारा प्लेनर है या नहीं है, वहाँ पे आपके 2 ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज K33 एंड अनदर वन इज K5, ओके। सो मूविंग ऑन टू द यूलर फॉर्मूला, जब भी हम यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ फेस। फेस क्या कहेगा, फेस एक्चुअली आप इसको ऐसे समझिए कि दिस इज रीजन, ओके। आपने जब पहले ग्राफ पढ़ा होगा तो आपने इस चीज़ को रीजन करके पढ़ा होगा, यहाँ पे हम उसको फेस बोल रहे हैं, ठीक है। सो रीजन क्या करता था कि जितने नंबर ऑफ एजेस आपके उस पर्टिकुलर एरिया को बाउंड कर रहे हैं वो आपका फेस कहलाता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, ग्राफ ले रखा है जिसमें मैंने F1, F2, F3, F4 4 फेजेस ले रखे हैं, ठीक है। तो जब मैं F1 फेज की बात कर रही हूँ तो इसमें कौन कौन सी एजेस आ रही है, H I J, ये 3 वर्टेक्स को जब कनेक्ट कर रहे हैं हमारे 3 क्या आ रही हैं, एजेस आ रही हैं। सो F1 की हमारे फेस की डिग्री कितनी होगी, विल बी 3 डिग्री, मतलब नंबर ऑफ एजेस जो हमारी उस फेज में यूज हो रही हैं बाउंड करने के लिए, ठीक है। सो F1 की हमारी डिग्री कितनी है, फेज डिग्री
इज 3। सिमिलरली F2 की फेस डिग्री कितनी है? F2 हमारा कहाँ पे आ रहा है? वर्टेक्स EJED पे आ रहा है, नहीं सॉरी CJED पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कितनी एजेस आ गई? 1 2 3 4, 4 एजेस आ गई। तो आपकी F2 की डिग्री कितनी होगी? फेस डिग्री 4 होगी। वैसे ही अगर हम F3 की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब भी आप डिग्री की बात करते हैं, आपका जो आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर, आपका पूरा का पूरा जो बाउंड्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं आप वहाँ पे ख़त्म होने चाहिए। जितनी एजेस उस पूरे कंप्लीट सर्कल में लगेंगी, कंप्लीट बाउंड करने में लगेंगी, उतनी ही आपकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको यहाँ समझ आएगा। जैसे मैंने F3 की बात करी, यहाँ पे मेरी फेस डिग्री है 9। वो कैसे है? पहले हम G से B में गए 1, B2 C2, C2 F3, F2 G4, ओके। देन G2 H5, H2 I6, I2 J7, 7 to H8, and then from H to G it is 9। यहाँ पे समझ आया आपको क्या इंपॉर्टेंट था? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जहाँ से शुरू किया वहाँ पे कंप्लीटली आपका बाउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी एज है GH, वो आपकी 2 बार आई है, एक बार GH आई है और एक बार आपकी HG आई है। बात समझ आई? तो F3 की आपकी डिग्री कितनी है? 9 है। सिमिलरली इन द सेम वे आपकी F4 की फेस डिग्री कितनी होगी? 8 होगी। यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ कि F4 एक ऐसा रीजन है जो एक्चुअली आउटर रीजन है, तो इसको हम इन्फिनाइट फेज भी बोलते हैं, ओके। मूविंग ऑन टू, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट से हमारा एक यूलर फॉर्मूला बन के आता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखी है विच इज़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस वाले ग्राफ में आपके पास कितनी एजेस हैं। इन दिस ग्राफ यू हैव टोटल एजेस 12। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वो ये है कि अगर आप सारे के सारे फेस डिग्री को ऐड करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ एजेस। इसका रीज़न क्या है? कैन यू थिंक ऑफ, मतलब कोई बता सकता है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई इट इज़ पॉसिबल। कभी कभी ये चीज़ प्रूव करने के लिए भी आती है। तो आपको मैंने बोला था कि हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन होता है ग्राफ थ्योरी में। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप पढ़ लें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ओके। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ टोटल नंबर ऑफ एजेस 12 है, तो यहाँ पे डबल क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हो कि जो एक एज है, हर एज या तो किसी 2 फेज में आ रही है, या तो वो पर्टिकुलर एज अगर एक ही फेज में आ रही है अगर, तो वो रिपीट हो रही होंगी। जैसे कि जो एज 2 फेज में आ रही है वो कौन कौन सी एज है? जैसे हमने बात करी F1 और F3 की, ठीक है। तो F1 और F3 में हमारा HIJ जो वर्टेक्स है, इनकी जो एजेस है ये हमारी दोनों फेज में आ रही है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ऐसी एज है जो सेम ही फेज में आ रही है लेकिन 2 बार आ रही है, वो कौन सी एज है? जैसे हमारी GH एज है, तो GH हमने एक बार GH लिया, एक बार हमने HG लिया। तो इस तरीके से हमारी सारी की सारी एजेस आपकी ग्राफ की 2 कंडीशन को फुलफिल करेंगी ही करेंगी। दैट इज वाई आपकी हमेशा सम ऑफ डिग्री क्या होगी? ट्वाइस होगी टू द नंबर ऑफ एजेस, ओके। सो मूविंग ऑन टू द यूलर फॉर्मूला, इस चीज से आपका यूलर फॉर्मूला आता है विच इज n माइनस m प्लस f इक्वल्स टू 2, जहाँ पे n क्या है? आपका वर्टेक्स है। आपका एज क्या है? आपका m से रिप्रेजेंट किया है। f क्या है? आपका फेस है, इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो आपने इसको पहले v माइनस ई प्लस आर इक्वल्स टू भी पढ़ा होगा। सो इट इज सेम, आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। फाइन। सो दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2। पहला मैं आपको इससे पहले दे चुकी हूँ। तो ये जो हमारा दूसरा असाइनमेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि अगर आपका G एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है और उसमें N M F उसके वर्टेक्स एज और फेजेस हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि n माइनस m प्लस f इक्वल्स टू 2। बेसिकली यू हैव टू प्रूव द यूलर फॉर्मूला, ओके। मूविंग ऑन टू यूलर कॉरोली। तो इसमें क्या है? द फर्स्ट वन इज लेट G बी अ कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ विथ n वर्टेक्स where n is greater than or equals to 3 and mh then m is less than 3n minus 6। तो ये जितनी भी आपकी, ये हमारे पास 3
कॉरली हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इन तीनों के तीनों कॉरली को प्रूव करना है। दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3। अब आप बोलेंगे कि मैम सारे के सारे प्रूफ असाइनमेंट में क्यों दे रही हैं? उसका रीज़न ये है कि जो मैं आपको समझा रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, बट आपको प्रूफ्स मैं आपको खुद करने के लिए इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप एक दो प्रूफ खुद करेंगे तो हो सकता है आपके पेपर में अगर कोई ऐसा प्रूफ आए जो आपने कभी नहीं किया, आप उसको भी कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि आप प्रूफ किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ पे आप इंडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे आप नॉर्मल इंग्लिश मेथड यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे आप कोई एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर रहे हैं, आपको हर चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, सो आपको ये तीनों के तीनों जो यूलर की कॉरली है ये आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3। सो मूविंग ऑन टू शो K5 इज अ नॉन प्लेनर। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी हम प्लेनर की बात करते हैं, प्लेनरिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ग्राफ हैं? एक है हमारा बाइपेटाइड ग्राफ ऑफ K3 एंड एक अनदर है हमारा कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ विच इज K5। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया कि जितने भी हमने अभी तक 3 कॉरली प्रूफ करी थी, उन 3 कॉरली में से जो फर्स्ट कॉरली होती है उससे हम ये प्रूव करेंगे कि K5 इज नॉन प्लेनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले ये एज्यूम कर लिया है कि K5 हमारा प्लेनर ग्राफ है, और क्योंकि K5 है तो हमारे वर्टेक्स कितनी होंगी? 5 होंगी, और क्योंकि ये कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ है तो हर वर्टेक्स आपकी दूसरी एजेस से कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो आपकी नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? आपकी 10 होंगी। ठीक है, तो अगर हम कॉरली 1 को फॉलो करते हैं और उसमें अपने फॉर्मूलेस को डालते हैं तो उससे हमें ये पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी, जो एक्चुअली हमारी फर्स्ट कॉरली को क्या कर रही है? डिसप्रूव कर रही है, एंड हेंस हमारा K5 इज, जो मतलब हमने जो अजम्पशन लिया था वो गलत है और K5 हमारा नॉन प्लेनर है। Moving on to the next, which is show K33 is non-planar. This is again one of the very important proof from the point of view of examination from this topic. ये प्रूफ करने के लिए हमने कॉरली 2 उठाई है और उससे हमने क्या किया, फिर से हमने पहले अज्यूम किया है कि ये हमारा क्या है? प्लेनर ग्राफ है। फर्स्ट अजम्पशन तो हमारा यही रहेगा। दूसरा अजम्पशन ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारा K33 है तो कितने वर्टेक्स होंगी? 3 एंड 3 मीन 6 वर्टेक्स होंगी। अब जब हमारी हर वर्टेक्स एक एक वर्टेक्स से कनेक्ट हो रही होंगी तो हमारी टोटल वर्टेक्स कितनी हो जाएंगी? हमारी 9 वर्टेक्स हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी 9 एजेस हो जाएंगी। सो जब हम इस चीज़ को कॉरली 2 में डालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी कॉरली 2 क्या हो रही है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या है? फॉल्स है, और एजम्पशन फॉल्स है इसका मतलब क्या कि हमारा K33 हमारा एक प्लेनर ग्राफ नहीं है, एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज़ अ प्लानरिटी टेस्ट। जब भी हम कॉरली 1, 2 एंड 3 की बात करते हैं ये एक्चुअली हमारे यूज़ होती हैं टू चेक वेदर अ ग्राफ इज़ अ प्लेनर और नॉट प्लेनर। लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे भी हैं जो इन कॉरलीज को क्या कर देते हैं? कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ये 3 कॉरली इज नॉट इनफ टू चेक वेदर अ ग्राफ इज प्लेनर और नॉट प्लेनर। तो जब ये इनफ ही नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे कि ग्राफ हमारा प्लेनर है नहीं प्लेनर है? उसको चेक करने का तरीका क्या है? उसको चेक करने का तरीका ये है कि हम के कुराटोस्की ने हमें एक आई थिंक इट इज़ कुराटोस्की, तो इसने हमें क्या दिया था? एक थ्योरम दी है विच इज़ a graph is planar if and if it does not contain a subdivision of K5 and K33 as a subgraph। मैंने बोला था ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी ग्राफ आपका नॉन प्लेनर होगा दैट ग्राफ शुड हैव अ सब ग्राफ ऑफ K5 और K33। so this is a very important theorem and you have to again prove this. so this is the next assignment, I think assignment question number 4 I think. okay, so यहाँ पे आपको इस के कुराटोस्की की जो थ्योरम है इसको आपको प्रूव करना है। okay, so moving on to the duality। डुअलिटी में क्या करते हैं कि जब भी हम कोई एक हमने कनेक्टेड ग्राफ लिया है G, हमें उसका डुअल बनाना है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। ठीक है, उसके हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम
डुअल ग्राफ वही ग्राफ होगा जो आप अपने आप में एक प्लेनर ग्राफ होगा। तो ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी आप डुअल ग्राफ बनाएंगे उसमें कोई भी एज क्रॉसिंग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डुअल ग्राफ इज ऑलवेज अ प्लेनर ग्राफ। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ का जिसका आपको डुअल निकालना है उसका एक प्लेन रिप्रेजेंटेशन बना देना है। दूसरा, आपको करना है हर फेस के अंदर एक पॉइंट वर्टेक्स लेना है। ईच एंड एवरी फेज शुड हैव अ सिंगल पॉइंट वर्टेक्स। ओके। तीसरा क्या है कि आपको उनको ज्वाइन करना है। अब ये समझ आया? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाला जो ग्राफ है वो हमारा क्या है, एक ओरिजिनल ग्राफ है जिससे हमें डुअल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हर ग्राफ के अंदर 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ में 4 फेज हैं, F1 F2 F3 एंड F4 इज योर इनफिनाइट फेज, मीन्स द आउटर फेज। यहाँ पे हमने हर फेज की एक एज, एक वर्टेक्स ले लिया है जो मैंने रिप्रेजेंट किया है किससे, ब्लू से। ब्लू वर्टेक्स जो आपका है वो हमारा फेस रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर हमने उसको ज्वाइन किया है। आई थिंक अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसके लिए मैं आपको भी एक इसके आगे स्टेप बाय स्टेप एलाबोरेशन दूंगी दैट हाउ यू आर एक्चुअली मेकिंग अ डुअल ग्राफ। सो हेयर वी हैव अ ग्राफ G जिसमें हमें इसका G स्टार निकालना है, मतलब हमें डुअल कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में हमारे पास 3 फेजेस हैं जिसको हमने F1 F2 F3 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सारे के सारे हमारे फेजेस हैं आप देख सकते हैं कि वो किसी ना किसी एज से सेपरेट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने F1 F2 F3 लिखा था उनको हम उनकी पर्टिकुलर एक वर्टेक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। और क्योंकि हम डुअल कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो वर्टेक्स ले रहे हैं वो स्टार शेप का ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा यहाँ पे जो F1 और F2 के बीच में जो ग्रीन लाइन थी, दिस ग्रीन लाइन वॉज सेपरेटिंग, है ना, एज यू कैन सी दिस ग्रीन लाइन वॉज सेपरेटिंग दीज 2 फेजेस। तो हम क्या करेंगे, इन और ये वाली जो लाइन है ये इन 2 फेज को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से ये वाली लाइन हमारी बाहर वाले फेस को और F2 फेस को सेपरेट कर रही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे सारे के सारे जो ग्रीन लाइंस है वो 2 फेजेस को सेपरेट कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे। तो जैसे कि ये वाली लाइन से हमारा ये ब्लैक लाइन आई, अब हमारे इस वाली ग्रीन लाइन से ये वाली ब्लैक लाइन आ रही है, अब हमारी इस वाली ग्रीन लाइन से ये यहाँ से घूम कर जाएगी और ये वाली ब्लैक लाइन आएगी इस तरीके से। ठीक है, नाउ सिमिलरली ये हमारी लाइन आएगी एंड एक हमारी ये लाइन आएगी। तो आप ये देख सकते हो कि सारी के सारी ग्रीन लाइन हमारी एक ना एक ब्लैक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में अगर हम बना लेंगे, जैसे हमारे पास 3 वर्टेक्स है तो हमने 3 वर्टेक्स को क्या किया, ट्रायंगल फॉर्म में बना लिया। अब लाइक दिस नाउ यू कैन सी कि ये वाला जो हमने ग्राफ बनाया टेढ़ा मेढ़ा, इसको हमने प्रॉपरली यहाँ पे ट्रायंगल शेप में दिखा दिया है। अब इसके साइड में जो आउटर लूप्स थे उनको हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। यू कैन सी दिस ना, ये वाले आउटर लूप्स। ठीक है, अब ये जो हमारा जो नया वाला ग्राफ बना है जो ब्लैक से हमने रिप्रेजेंट किया है सिंप्लीफाइड ग्राफ, दिस इज एक्चुअली द डुअल ग्राफ ऑफ कैपिटल G। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे कि ये हमारा G स्टार है। ओके, सो विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें एक ग्राफ दे रखा है। इसमें हमारे पास कितने वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस हैं। ठीक है, इसको हम यूजुअली पिन व्हील बोलते हैं क्योंकि ये एक व्हील के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इसके सारे के सारे फेजेस को हमने क्या किया, स्टार से मार्क कर दिया। 6 फेज थे और एक हमारा इन्फिनाइट फेज विच इज आउटर फेज। अब जितने भी पिंक लाइन है उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये वाली जो लाइन है ये हमारी इन 2 फेज को अलग कर रही है, इनको ज्वाइन कर दो। ये वाली लाइन हमारे इन 2 फेज को अलग कर रही है, इनको ज्वाइन कर दो। ये वाली लाइन इन 2 फेज को अलग कर रही है। इस तरीके से हम सारी लाइन्स को ज्वाइन कर देंगे। अब हमारा जो आउटर वर्टेक्स है, ठीक है, तो जो अब हमारे क्या देखेंगे कि जो आउटर वर्टेक्स है जो जो एजेस सेपरेट कर रही हैं उस फेस को, उनको ज्वाइन कर देंगे। जैसे कि ये वाली लाइन से हमने इसको ज्वाइन किया। यू कैन सी राइट, हम सारे के सारे जो पिंक एजेस थी उनको ब्लैक में कन्वर्ट करा। आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी, है ना, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा सोचना है कि हम किस तरीके से इसको ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बना देंगे। तो जैसे कि हमारे अंदर के कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हमने एक साइकिल सी बना दी 6 वर्टेक्स की। यहाँ पे हम एक हेक्सागन सा बना देंगे, ठीक है, विच इज़ हैविंग अ 6 वर्टेक्स। यू कैन सी
ये ठीक है, इसमें हमने वर्टेक्स मार्क कर दिया। अब 1 2 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6। ओके, अब हम क्या है, सब कनेक्टेड थे तो ये कनेक्टेड बन गया। अब एक आउटर वर्टेक्स है जिसमें सारे के सारे एजेस हमारे कनेक्ट, सारे वर्टेक्स कनेक्ट करेंगे। तो बजाय इसको बाहर बनाने के हमने ये वर्टेक्स अंदर बना लिया है। ठीक है, आप इसको बाहर भी बना सकते हैं पर हमने इसको अंदर बना लिया है। तो अब आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका जो ओरिजिनल जी था और जो आपका जी स्टार है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सो इफ योर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी स्टार, मीन्स इफ योर ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक टू डुअल ग्राफ, हम ये बोलेंगे कि वो कौन सा ग्राफ है, दैट इज अ सेल्फ डुअल ग्राफ। ओके, सो यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो आपका सेल्फ डुअल ग्राफ है क्योंकि उससे आपका सेम डुअल ग्राफ जनरेट हुआ है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि इसको आप खुद ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। सो ओके, अब मैं आपको इसका बता देती हूँ कि हमने फिर वही किया कि हर फेज़ में एक एक हमने वर्टेक्स ले लिया है। यहाँ पे 4 फेज़ थे अंदर के और एक आउटर फेज़ विच है इनफिनाइट फेज़। अब हम जो हमारी ब्राउन जो ऑरेंज एजेस हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन एजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये डुअल ग्राफ बन जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे इस तरीके से, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसका सिंप्लीफाइड डुअल ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने दो सेल्फ लूप, दो लूप जैसा बना है, पहले हमने वो ले लिया। ठीक है, इसमें हमने ये पैरेलल एजेस, ये पैरेलल एजेस ले लिया हमने। अब ये जो बाकी के 2 थे उनको भी हमने ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मतलब थोड़ा क्लीन वे में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब बाकी की जो एजेस हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से। देन वी आर ड्राइंग अ ट्राइंगल और एक हमारा आउटर लूप बचा है वो हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ओके, so this is your dual graph of the given graph G. So I hope the concept of how you are converting a graph, dual graph from original graph is clear. So thank you so much. Thank you so much. Stay home, stay safe. I hope the lecture was clear, and now you can understand the concept of cut sets, cut vertex, and even planar graph and dual graph. So if you still have some doubts or you have any queries or questions, you can drop them in the comment section. So thank you for your precious time. Good day.